हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप तो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी ने जो फर्स्ट वीडियो है मॉल कंसेप्ट के ऊपर वो आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको वो बातें शेयर कर रहे हैं जो कि आपके ओलंपियाड एनएससी जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक, वो उससे रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन जिनको आपको ध्यान में रखना है। और इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, स्टडी भी करनी है। साथ ही के साथ उन क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो आसपास का जो छोटा मोटा कंसेप्ट है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की इसी कैटेगरी में हम लेके आए हैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। अब देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम नंबर एंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसी में कुछ बेसिक डेफिनेशन भी आती है जो कि आपके एनएससी जेएस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि आपको क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन है जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइपर, आइसो बार, आइसो स्टार्स, ठीक है, आइसोटर्न्स, जो कि मैं हमारे ओलंपियाड बेस कैम्प में बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूं। इसके अलावा आपकी वहां पर देखना क्वांटम नंबर की भी प्रॉपर क्लासेस लगी थी और एक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी आपकी वहां पे क्लासेस लगी थी। उनको आप देखना ना भूलें और वहां से एक बार स्टडी करें, क्योंकि एनएससी जेएस एग्जाम, ठीक है, के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस चैप्टर के? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे और आपको एक थॉट प्रोसेस के बारे में बताएंगे और उसी के आगे पीछे हम घूमेंगे। तो इसी कैटेगरी में देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एनएससी जेएस 2022 में ही पूछा गया। जस्ट लेटेस्ट, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने बोला है कि करेक्ट सेट ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम आपको बताना है। और ये 4-5 कुछ आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है। 4-5 क्या दे दिए आपको, कुछ ऑप्शन दे दिए और इसके बेसिस पे आपको हाइड्रोजन एटम में करेक्ट एनर्जी लेवल बताना है। अब इसको कैसे हमें सोल्व करना है? तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हाफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, हुंड रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको इसमें N+L रूल भी लगाना आना चाहिए। क्या होता है N+L रूल? उसको भी हम शॉर्ट में यहां पर देखेंगे कि आप क्या करते हो, शेल वाइज सब शेल को अरेंज करते हो कि सबसे पहले 1s लिखते हो, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद आ रहा होगा, 2s लिखते हो, फिर 2p आता है, ठीक है, उसके बाद 3s लिखते हो, फिर आप लोगों का 3p आता है, ठीक है, उसके बाद आप 3d लिखते हो, फिर नेक्स्ट क्या आता है आप लोगों का, 4s आता है। याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा है, 4p लिखते हो, 4d लिखते हो, 4f आता है। फिर कुछ आप लोग ऐसी पैरेलल लाइंस भी बनाते हो कि 1s से एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके पैरेलल 2s से लाइन ड्रॉ करी, फिर 3s से लाइन ड्रॉ करी जो कि 2p से पास हो रही है, फिर आपने किससे लाइन ड्रॉ करी, 4s से लाइन ड्रॉ करी। थोड़ा सा अपन ये डिटेल में ये भी समझेंगे ताकि आपको ये क्लियरिटी आए और हम आगे बढ़ पाए। तो आप फिर क्या करते हो, इसके बाद इस लाइन पे मूव करते हो, इसके बाद इसके हेड से इसके टेल पे जाते हो, इसके हेड से इसके टेल पे जाते हो, इसके हेड से इसके टेल पे जाते हो और बच्चों एनर्जी का एक ऑर्डर लिखते हो। तो क्या एनर्जी का ऑर्डर आता है? तो आप बोलते हो कि सबसे पहले 1s, उसके ज्यादा होगी 2s, 2s से ज्यादा होगी 2p, 2p से ज्यादा होगी किसके, 3s की, 3s से ज्यादा होगी किसकी, 3p की, 3p से ज्यादा होगी किसकी, 4s की, और 4s से ज्यादा किसकी होगी, नेक्स्ट आओगे तो आप 3d आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाते हो। इसको हम बोलते हैं N+L रूल। ये N+L रूल से डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आता है और ये होती है एनर्जी ऑफ सबशेल। अब बच्चों, अगर हम इस चीज को करेक्ट माने कि एनर्जी ऑफ सबशेल ये है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर ये आना चाहिए। बट बच्चों, ये एनर्जी का ऑर्डर कब आता है? ये एनर्जी का ऑर्डर आता है जब इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। जब इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तभी हम एनर्जी का ये ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s1 होता है।
होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, यानी उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कौन से शेल में? फर्स्ट शेल में। सिर्फ फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, सेकेंड शेल एम्प्टी है, थर्ड शेल एम्प्टी है, फोर्थ शेल एम्प्टी है, और सारे शेल सारे के सारे क्या है? एम्प्टी है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, ये आप सभी जानते हो। फर्स्ट शेल में एस सब शेल होता है। जो सेकंड शेल है बच्चों, सेकंड शेल में आपका एस एंड पी होता है। जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में आपका एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल में आपका एस, पी, डी एंड एफ होता है, एंड सो ऑन होता है। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें ये भी हमने सीखा है, बोर मॉडल आप पढ़ते हो। ठीक है, तो बोर मॉडल में आपने सीखा होगा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीज होती जाती है। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी सेकंड शेल से, सेकंड शेल की ज्यादा होगी किससे? फर्स्ट शेल से। बट बच्चों, सब शेल की एनर्जी का ऑर्डर हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब उस सब शेल में क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। अगर सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक ही शेल में प्रेजेंट, इस लाइन पे फोकस करना, ये आज का सुपर ज्ञान है कि एक ही शेल में प्रेजेंट जितने भी सब शेल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी अगर सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं। तो क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो अगर हम एनर्जी के ऑर्डर की बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा कि 1s की एनर्जी सबसे कम आएगी, जो कि सेकंड शेल से कम है। लेकिन सेकंड शेल में हमारे पास 2s है और 2p सब शेल है, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी क्योंकि सेकंड शेल में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर थर्ड शेल में जाएंगे तो 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d होगा क्योंकि थर्ड शेल में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही थर्ड शेल से ज्यादा एनर्जी कौन से शेल की होगी? फोर्थ शेल की होगी। अब फोर्थ शेल में हमारे पास एस, पी, डी, एफ चारों है। 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 4f होगा। तो ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आएगा व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वो भी कौन से शेल में? फर्स्ट शेल में। बाकी किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम इसको ध्यान में रखें, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चों, तो देखो फर्स्ट में 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d हाइड्रोजन है, ये तीनों सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और तीनों थर्ड शेल की सब शेल हैं जिनकी एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? सेकंड शेल से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्लियर सभी को? तो ये सेकंड शेल से देखो ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। 3d ग्रेटर देन, ये तो गलत हो गया। 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू, ठीक है, यहां पर उन्होंने 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3s दे दिया। ठीक है, और इसको भी ग्रेटर देन कर दिया किससे? यहां पर 2s से कर दिया। इसके बाद 3d इक्वल टू, ठीक है बच्चों, तो देखो 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d यानी थर्ड शेल के तीनों सब शेल की एनर्जी सेम होगी और वो किससे ज्यादा होगी? 2s से ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होते जब तो हम n+l रूल के अकॉर्डिंग आते और ये ऑर्डर आंसर करते, बट हमारे पास थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि तीनों शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों सब शेल की जो एनर्जी है वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी और सेकंड शेल के जो भी सब शेल्स हैं उनसे ज्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है। अब बच्चों देखो एक दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन भी आपका NSE-JS 2009 में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आगे की भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस टर्म पे फोकस किया गया है जिसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो बच्चों जो अपना ओलंपियाड वाला चैनल है उस पर एक सीरीज चली थी। ठीक है, उस सीरीज में हमने क्या किया थे? बेसिक ऑफ ओलंपियाड्स क्या करे थे? कवर करे थे। तो आपको क्या करना है, उस बेसिक सीरीज में मैंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस बताई हुई हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो डायपर की, आइसो टर्न्स की, आइसो स्टर्स की, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। वहां पे आपको उसको कवर कर लेना है और अच्छे से जब आप उसको कवर कर लोगे तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसो डायपर, ये बार बार क्वेश्चंस आपके क्या हो रहे हैं? NSE-JS के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रहे हैं तो क्यों ना हम उसे कवर कर ले? किससे? ओलंपियाड वाला चैनल पे वहां पर
ठीक है, बेसिक ऑफ ओलंपियाड करके वहां पर एक सीरीज चली हुई है ऑलरेडी, वहां पे प्लेलिस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के 5 लेक्चर अपडेटेड है, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपडेटेड है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपडेटेड है। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको ये सारी डेफिनेशंस पढ़ाई है ना। इसके अलावा जहां पर इनऑर्गेनिक का सेक्शन है वहां पर आपने क्वांटम नंबर पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा है, तो ये आपको वहां से आना ही चाहिए, ये मस्ट है फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो अब जब देखो नाम से समझ में आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन। क्या होना जरूरी है बच्चों? सेम इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे लिखा? तो उसके लिए भी एक थ्योरी है जो हम बाद में कभी आप लोग डिटेल में आओगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी आपके लैंग्वेज में लिख देते हैं सेम इलेक्ट्रॉन किसके जितना? नियोन के जितना। तो आप सभी जानते हो बेटा नियोन का जो एटॉमिक नंबर है जेड वो कितना है? 10 है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो अब हमें देखना है कि जितना एटॉमिक नंबर नियोन का यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। अब जरा हम एक एक ऑप्शन को जाएं, देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 माइनस मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। तो बच्चा जो ये N3 माइनस है नेगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये दो चीजों को हमें यहां पर ध्यान में रखना है और उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने N3 माइनस देख लिया। अब जरा Mg2 प्लस देख लें। तो आपको होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। +2 का मतलब बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, +1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 18 बचा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है, +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो भी 18 बचा। अब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करनी है, लेकिन किससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नियोन से। यानी उनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो देखो 10 कौन कौन से में है? ए और बी में है। तो ओनली डी नॉट करेक्ट, ओनली बी नॉट करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। तो बच्चों ये जो टर्म्स है ना बेसिक डेफिनेशन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइपर, आइसोस्टर्स, आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एनएससीजेएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ओलंपियाड वाले चैनल पे जाओ, वहां पे मेरे लेक्चर्स हैं, 5 लेक्चर हैं बेसिक टू कवर बिफोर ओलंपियाड एग्जाम करके। ठीक है, वहां से आप फिजिकल केमिस्ट्री के वो 5 लेक्चर देखो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको ओलंपियाड से रिलेटेड कि आपको क्या क्या बेसिक आना चाहिए उस किसी भी ओलंपियाड एग्जाम को देने के लिए, वो मैंने वहां पे कवर किया है। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हमारे ओलंपियाड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसके रूल, और दूसरा क्वांटम नंबर। तो अगर आप देखोगे तो पहले एनटीएससी करके एग्जाम होता था, उसके स्टेज 1 में हमारा ये क्वेश्चन आया है और उसने पूछा है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+। अब देखो बच्चों सबसे पहले उसके लिए हमें कॉपर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है, ये आप सभी जानते हो। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। अब 29 है तो बच्चों हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आपके पास ये एनर्जी ऑफ सबशेल का ऑर्डर आ गया, जिसको मैं एज इट इज यहां से नेक्स्ट वाली स्लाइड में यूज कर रहा हूं, जो कि हमें क्वेश्चन करना है। तो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर क्या था? तो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है बच्चों 1s, 1s से ज्यादा 2s की है, 2s से ज्यादा हमारे पास 2p की है, 2p से ज्यादा 3s है, 3s से ज्यादा 3p है, उसके बाद 4s है और फिर 3d है। ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आ गया सबशेल की। अब हमें 29 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ध्यान से समझना, 29 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो बच्चों यहां पर सबशेल कौन कौन से हैं? एक है एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। ये 4 सबशेल होते हैं। कितने सबशेल होते हैं? एस, पी, डी, एफ, ये आप सभी जानते हो, 4 सबशेल होते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तो एस में 2 आता है, पी में 6 आता है, डी में 10 आता है और एफ में 14 आता है। तो हमें जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल करने हैं तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं। कॉपर, और मैं यहां पे ऑर्डर लिख रहा हूं दोबारा, 1s, 2s,
2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है बच्चों, ऑर्डर लिख दिया। 29 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, तो 29 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s में। आपको पता है सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये हाफ वाव प्रिंसिपल बोलता है कि पहले उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। दिस इज द हाफ वाव प्रिंसिपल। ठीक, फिर 2s के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p में, p में जाएंगे 6, 3s में कितने जाएंगे 2, 3p में कितने जाएंगे 6, क्योंकि p में 6 जाते हैं। उसके बाद 4s में जाते हैं 2 और 3d में बचे हुए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है 29 है, तो आप क्या करोगे, यहां पर यहां तक अगर आप देखोगे तो 10 और 10 20 और यहाँ पे 9 भर दोगे। बट बच्चा जैसे ही आपने यहाँ पे 9 भरा ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं होता कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कैसे, यहां पर जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो 4s1 3d10 होता है। आपने पढ़ा होगा क्रोमियम कॉपर, अगर आपने 30 एटॉमिक नंबर तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो उसमें ये 2 एलिमेंट होते हैं, कॉपर और क्रोमियम, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, जो कि आपने याद किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा। 29 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल भी कर दिए। अब बच्चों हमें कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे ये करेक्ट करने के बाद भी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चों, कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने ना, आप इससे रिमूव कर आते हो, डी से। अरे डी से नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलता है बच्चों। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ये जो आगे लिखा होता है ना, ये नंबर, ये शेल नंबर बताता है। ये क्या बताता है हमें, शेल नंबर बताता है। तो आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बड़ा शेल नंबर, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 3, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4s। 4s आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर मैं आपसे पूछता ना पहले कि कॉपर 2+ नहीं, आप तो कॉपर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप बोलते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s0 3d10, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ये होता कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉपर 2+ है तो मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। 4s में देखें तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s खत्म हो चुका है। तो आउटर मोस्ट शेल मेरा बनेगा 3 3 3। क्या बनेगा, 3rd इज माय आउटर मोस्ट शेल। फिर आप बोलोगे सर किससे निकालें, तो हमेशा जो सबसे लास्ट में होगा सेम शेल के अंदर, उस लास्ट वाले सब शेल से निकालना है। यानी अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से। तो आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d9। क्लियर हुआ, एंड 3d9। यहां तक कोई डाउट। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर रिमूव कर दिया। अब बच्चों एक चीज आप याद रखना कि यहां से लेके यहां तक ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, काउंट करो, 10 + 8 18। तो ये 18 जो होता है ना, ये आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में, इसकी जगह पर मैं आर्गन भी लिख सकता हूं। तो आर्गन 3d9, ये मेरा कॉपर का +2 के फॉर्म में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जरा ऑप्शन देख लें। तो देखो, अगर ऑप्शन देखोगे ये बेटा 3d10 है ना, इसको थोड़ा और मैं करेक्ट करके लिख देता हूं, ये है 3d10। तो 3d10 नहीं है, 3d10 नहीं है, 3d9 और 4s0 देखो आ रहा है। अब आप बोलोगे सर 4s0 का है, अरे तो लिख दो ना, 4s0 तो एज इट इज चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन सी बड़ी बात हो गई। 4s0 को लिखना ही तो है, तो हमने लिख दिया 4s0, 0 इलेक्ट्रॉन है, उसको लिखो ना लिखो बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये रहा 4s0, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 2 ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको इन्हीं पे फोकस करना है, और वो है क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना,
ये हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। आपको बोला गया है कि चाहिए आपको कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिए गए, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं बच्चों, n, l, m एंड s। तो जो n होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो l होता है दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमारा m होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो s होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप इसको रिवर्स समझते हैं या इसको ऐसे समझते हैं, जो n होता है ना उसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी एनी इंटीजर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर होता है l बिलोंग्स टू, अब मैं ऐसे लिख दूंगा तो आप लोग फिर बोलोगे सर ये साइन क्या है। तो जो l की वैल्यू होती है ना वो 0 टू n-1 होती है। क्या मतलब है इसका कि अगर n इक्वल टू 3 है ना तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 एंड 2 आएगी, यानी l इज ऑलवेज लेस देन n होगा। ये पॉइंट 1 आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट 2 आपको क्लियर होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 पे जाए। तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जो थर्ड हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू -l से +l के बीच में होती है, यानी अगर l इक्वल टू हमारा 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2 होगी, ठीक है। यानी m की वैल्यू वहां कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -l से +l। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है ना बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू या तो +½ होगी या सिर्फ -½ इसकी 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा और कोई थर्ड वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। तो बच्चों ये जो सेट है अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो n इंटीजर देखो सब में है, 3 2 1 सब पॉसिबल है n के अकॉर्डिंग। l की वैल्यू होती चाहिए 0 से n-1 के बीच में। तो जब n इसमें 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, बिल्कुल है, ठीक है यहां पर। फिर m की जो वैल्यू है वो -l से +l, यानी इसमें अगर l2 है तो m -2 से +2 ये भी करेक्ट है। s की वैल्यू +½ या -½ कुछ भी हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें आओ n इक्वल टू 4, तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 तक जाएगी, तो 3 पॉसिबल है। अब L3 है तो m की वैल्यू -1 -3 से +3 के बीच में होगी, जिसमें -1 इंक्लूडेड होगा, पॉसिबल है। s की वैल्यू +½ बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये तो हमारे करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। ये तो उसने तो क्या पूछा है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब जरा इसमें आते हैं बच्चों n इक्वल टू 3, जब n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 एंड 2 रहेगी। तो l इक्वल टू 3 पॉसिबल है नहीं है, यहाँ पे चीज रूल ब्रेक हो गया, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो पॉसिबल नहीं है। जरा इसमें जाए, n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 0 1 2 तो 0 1 ही रहेगा, तो पॉसिबल है। ये पॉसिबल n इक्वल टू 2 जिससे l इक्वल टू 0 पॉसिबल, l 0 तो m की वैल्यू -0 से +0 यानी m इक्वल टू 0 पॉसिबल है। s की तो 2 ही वैल्यू होती है, +½ या -½ तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर आया बोले तो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब जरा हम फिफ्थ क्वेश्चन पे भी आते हैं, है ना। हमारे से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने क्या पूछे जाता है, इसको आप ऐसे टॉपिक समझ लो, ऐसे कंसेप्ट समझ लो कि मैं अगर आपको बोलूं कि एक हमें आइसोटोप दे दिया, ये आइसोटोप क्या होता है, ठीक है। एक हमें आइसोबार के बारे में बोला जाता है, शॉर्ट में एक बार यहाँ पे सब बता रहा हूं दोबारा, ठीक है। एक हमसे आइसोटोन के बारे में बोला जाता है। आइसोटन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा मैं आपको बता ही चुका हूं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इन 3 के बारे में भी हम यहां पर एक बार शॉर्ट में और दोबारा देख लेते हैं। तो बच्चों आइसोटोप का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ, या यूं बोल दो सेम एटॉमिक नंबर। सेम हमारा क्या होगा इसमें, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। डिफरेंट हमारा क्या होगा इसमें, मास नंबर, ठीक है। जरा आइसोबार की बात करें, अब आइसोबार क्या है, तो आइसोबार बच्चा बहुत ही सिंपल रखना है इसको, आइसोबार का मतलब होता है सेम मास नंबर, यानी इसमें मास नंबर सेम है बट
डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोटन, आइसोटन का मतलब होता है सेम न्यूट्रॉन। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने फिफ्थ क्वेश्चन की जगह ये टॉपिक ले लिया, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन आप एक तरह से मान के चलो कि यही टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक। अब वो बोलेगा कि एग्जाम्पल बताओ, ये लो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। तो आपको पता है कि 1H1 इसे हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 इसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 इसे हम ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये जो बच्चों नीचे लिखा होता है इसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है इसे हम मास नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, तो तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाएंगे। आइसोटॉप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आइसोबार, आइसोबार का मतलब है मास नंबर सेम होना चाहिए, तो आप लोग कैल्शियम 40 और एक लो आर्गन 40। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो देखो दोनों के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। फिर जब आप आइसोटन पे जाओगे तो आइसोटन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन सेम देखने हैं आपको, चलो चेक कर लेते हैं कि किस किस में हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएंगे, वो हमारे आइसोटन कहलाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, ये होता है 11 23, ये होता है 12 24। तो जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11, लेकिन 23 माइनस 11 तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालते हैं हम, यहां पे लिख लो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये 12, ये भी 12, और ये कितना हो जाएगा? 24 में से 12 गया तो 12। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे दोनों में क्या है? सेम है। तो ये हमारे एक दूसरे के आइसोटन्स कहलाएंगे। आइसोटन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर होता है आप सभी को? तो ये जो टर्म्स है ना, ये आपके NSCJS एग्जाम, ISJSO एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फर्स्ट स्टेज आपका NSCJS होता है, सेकंड स्टेज में फिर आप जाओगे। तो ये आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए? क्वांटम नंबर बहुत डिटेल में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। उसके लिए आप अपने ओलंपियाड बेस कैंप के वीडियोस देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल में लिखना आना चाहिए, कंडेंस फॉर्म में भी, फुल फॉर्म में भी। जो एक्सेप्शन है वो याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको फिर बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा ये जो बेसिक डेफिनेशन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोडाइपर, आइसोटन, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। एक और नया कंसेप्ट कि जब हम N+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल्स के अकॉर्डिंग जब लिखते हैं तो एनर्जी ऑफ सब शेल का ऑर्डर ये निकल के आता है। ये कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है तो एक शेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी सब शेल है उनकी एनर्जी सेम होगी, बट जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा एनर्जी ऑफ सब शेल भी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह के कंसेप्ट में ज़्यादा दिक्कत आती है क्या, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोग हमें डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ अगर आपके पास है, आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो और ट्राई करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। ठीक है बेटा, तो जितना आप लोग डाउट पूछोगे, जितना आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई भी टाइप की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक, नए चैप्टर, नए 4-5 प्रॉब्लम के साथ। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।